नमस्कार द फ्रंट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये ऐसा मोर्चा है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिहार चुनाव को लेकर के आप चर्चाएं सुनेंगे, देखेंगे। कोशिश ये रहती है कि चुनाव के दौरान जितने भी समीकरण बन रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, जिन चीजों को साधने के मकसद से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं या लोगों से जुड़ाव लगाव महसूस किया कराया जा रहा है, उसके मायने क्या हैं। और बिहार में चुनाव हैं, तो लाज़मी है कि सियासी गहमा-गहमी के बीच में बहुत कुछ है जो अंदर खाने चलता रहता है। जो आप देखते हैं, वो एक असलियत तो है, लेकिन पूरा सच वो होता नहीं है। देखने-सुनने के पीछे एक सच चलता रहता है और बाद में जब उसका चेहरा आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि इससे पहले जो कुछ भी आप देख रहे थे, शायद वो सिर्फ़ एक फ़रेब था, वो सच था नहीं। और ये कई दफ़ा के चुनाव में होता है। इस बार बिहार में चुनाव हैं और चिराग पासवान पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और ऋषि देश और बिहार इन दोनों की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं और बहुत बेलाग बोलते भी हैं। अ, चिराग पासवान को नीतीश कुमार मिले, नरेंद्र मोदी जब गए थे बिहार समाज-दीवान, उस दौरान उन्होंने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान ने जो जवाब दिया आपने कई जगहों पर पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन नीतीश कुमार चौंकते हैं, अचंभा है उनको कि एक आदमी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो सांसद है, वो बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहा है, वो भी एनडीए के भीतर के दल का एक नेता। तो उन्होंने पूछा। और चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में अपने बूते एक अपना आधार जनाधार खड़ा करने की कोशिश में हैं, उसका अपना कोई मकसद हो सकता है। राजनीति में कुछ भी तयशुदा तौर पर आप नहीं कह सकते हैं। एनडीए के भीतर होने के बाद भी एनडीए के बाहर जाकर के काम करने की स्थितियां बनाई जा सकती हैं, ताकि उसका दबाव एनडीए के ऊपर डाला जा सके, एनडीए के नेतृत्व के ऊपर डाला जा सके, ताकि यह भी हो सके कि चुनाव के बाद जो समीकरण बने, उन समीकरणों में नए सिरे से फिर से गठबंधन गठजोड़ किया जा सके। चिराग पासवान एनडीए के भीतर रहेंगे, चिराग पासवान एनडीए के बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान क्या दलितों का एक मुश्त नेता होना चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि 19% दलित किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से ज़्यादा आबादी के हैं और उनका जो अपना आधार है या उनकी जो हैसियत बिहार में बनेगी, वो बाकियों से बड़ी और मजबूत बनेगी? इसी पर ऋषि के साथ चर्चा है। ऋषि, पहले तो यही कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार ने अगर पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है। उन्होंने कई दफ़ा कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने कह दिया है, संसदीय बोर्ड ने कह दिया है। तो ये अचंभा नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है? और वो शायद नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए यार रनासवन जी, चिराग पासवान यदि चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यदि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो अधिक से अधिक सीटों का डिमांड करेंगे और ये प्रेशर बीजेपी के साथ साथ जेडीयू पर भी पड़ेगी, खासकर जेडीयू पे पड़ेगी। और जेडीयू इस रणनीति को समझती है। चिराग पासवान के पीछे बीजेपी का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के इशारे पे ही चिराग पासवान इस फार्मूले के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए तैयार हुए हैं कि चिराग पासवान खुद विधानसभा का चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि चिराग पासवान का इसके पीछे का जो मकसद हो कि अपने पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटों की बार्गेनिंग किया जा सके। और इसके पीछे बीजेपी का अपना मकसद भी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बड़े नेता से एक पत्रकार की बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी, एलजेपी और तमाम जो घटक हैं जो जेडीयू के करीब करीब नहीं है, वो बीजेपी के करीब है। और ऐसा नीतीश कुमार कहते भी हैं। जब कुछ दिनों पहले चिराग पासवान सीएम आवास जाके नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि सीटों का बातचीत आपको करना है बीजेपी से, हमारा एलाइज बीजेपी है, हम सीटों का बंटवारा बीजेपी के साथ करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया 115 से कम हमें नहीं चाहिए, बाकी 128 में आप किसको क्या देते हैं, इसका
इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। तो ऋषि, बीजेपी का जो हाँ, जी आप ये जी कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान को बड़ा नेता बता करके या उनके पास जीतने की संभावनाएं ज्यादा सीटें हैं, यह दिखा करके बंटवारा इतना कर लो कि चिराग के पास सीटों की संख्या बढ़ जाए, 40-45 सीटें उनको मिल जाएं। और जब कम सीटों पर जेडीयू लड़ेगा तो कम सीटें ही वो जीतेगा। अगर ऐसी गुंजाइश बनती है कि एलजेपी, बीजेपी, हम, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब मिल करके हम सरकार बना लें, तो सरकार बना लें। क्या इस तरह की नीति पर या इस तरह के प्लान पर बीजेपी काम कर रही है? बिल्कुल, मैंने मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि एक पत्रकार से बीजेपी के टॉप 5 नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि क्या जेडीयू की संख्या 45-44 से बढ़कर जो हमारी संख्या अभी 80 के आसपास है वो हो जाएगी? नहीं। लोजपा की सीटें बढ़ेगी यदि चिराग पासवान लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, उनके उनके जो कैडर है उसमें एक मैसेज जाएगा, एक नैरेटिव क्रिएट होगा, और खुद जब पार्टी का अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान उस ड्राइविंग सीट पर होंगे जहां वो सीटों का बार्गेनिंग कर सकते हैं जेडीयू से। और इसी क्रम में मैंने जैसे आपको बताया, नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले उनके आवास पर मुलाकात की थी। बीजेपी इस फार्मूले पे काम कर रही है कि चुनाव के बाद यदि अपने किसी विधायक या कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो वह संख्या उनके पास हो, वह संख्या हो जिसके कारण हम नीतीश कुमार पे और जेडीयू पे दबाव बना सके। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है। एक बात आपने और गौर किया होगा कि हम्म। इन दिनों बीजेपी नीतीश कुमार के जो कोर वोट बैंक यानी लव कुश है, उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, सुनील कुमार एक है, शायद कुर्मी है, नालंदा से है, कैबिनेट भी सफल होता है, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाता है। जितने भी अभी बोर्ड में आयोग में जो नियुक्ति हुई है उसमें अधिकतर सम्राट चौधरी ने अपने कुशवाहा और कुर्मी लोगों को एडजस्ट किया है, जबकि ये आधार वोट नीतीश कुमार का है। और जितने भी आप देखिए अभी जो अपॉइंटमेंट हुए उसमें जेडीयू की तरफ से किसी भी लवकुश समाज से आने वाले नेता को वोट निगम में एडजस्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी धीरे धीरे नीतीश कुमार के आधार वोट को अपनी ओर लाना चाहती है और ऐसे संख्या बल पर पहुंचना चाहती है जहां बिना नीतीश कुमार के सहारे भी सरकार बनाई जा सके। जी अगर ऋषि मैं मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू की सीटों की संख्या, लड़ने वाली सीटों की संख्या कम तभी होगी जब बीजेपी और जेडीयू दोनों मिल करके एलजेपी को सीट दें। अगर वो 30 सीट पर 32 सीट पर लड़ते हैं तो 15 सीटें कम बीजेपी की हों, 15 सीटें कम जेडीयू की हों। आप करें कि जेडीयू चाहता है कि मेरे पास जितनी सीटें थीं उतनी सीटें रहीं, 115 सीटें, बाकी 138 पे लड़ो। मैंने मान लिया 115 की जगह 105 पे बात बन गई या 103 पे बात बन गई, तो 140 सीटें बीजेपी और बाकी दल लड़ते हैं। कोई भी समीकरण ऐसा नहीं बनता है जिसमें आप नीतीश कुमार या जेडीयू को अलग करके आप 122 सीटें निकाल लें। 143 सीटें जो आप लड़ रहे हैं उसमें से 122 संभव ही नहीं कि आप जीत पाए। ये मतलब फिलहाल मैं कह रहा हूं। और इसके इतर कोई और पार्टी नहीं है जिसके साथ सरकार बना पाए। कांग्रेस आपके साथ आएगी नहीं, आरजेडी आपके साथ आएगी नहीं, लेफ्ट आपके साथ आएगा नहीं, एआईएमआईएम भले 2-3 सीटें आएगा नहीं। तो आपके पास सरकार बनाने में बीजेपी को आगे कर कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए सरकार बनाने की एकमात्र सूरत होती है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही चलें और सरकार बनाएं। गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ उस संख्या बल पे पहुंचना चाहती है जहां नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा सके। नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में भी हैं। नीतीश कुमार को लेकर कई ऐसे आपने डेवलपमेंट देखे होंगे जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है। ये भी एक बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स टाइम में जो अमित शाह ने इंटरव्यू दिया है वो तीसरी बार एक ही चीज को दोहराया है। एक बार आपने देखा आज तक के कॉन्क्लेव में, दूसरा संजय झा के यहाँ चूड़ादही के कार्यक्रम में, और तीसरी बार 3 दिन पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह जो नंबर 2 के नेता है पार्टी और सरकार दोनों में, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में रहते हुए चुनाव होगा, लेकिन अगला सीएम कौन होगा ये समय तय करेगा।
तो आप इशारा समझिए। और बीजेपी दो धारी तलवार पे है। यदि नीतीश कुमार को आगे करके सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़ती है तो आपने देखा है कि होगा कि प्रशांत किशोर तो चैलेंज करते हैं कि ये बताए बीजेपी कि क्या नीतीश कुमार मेंटली फिट है, और नहीं आगे करके चुनाव लड़ती है बीजेपी तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो वो वोट बैंक, जो सामाजिक आधार जो नीतीश कुमार का है और अभी भी है, मैं मानता हूं अभी भी है, वो हम्म। खिसकने की संभावना है। आपने देखा होगा एक सर्वे में 2 या 2.5% का बढ़त है तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव को। इसका कारण है कि पिछड़े के बदले किसी पिछड़े समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये मैसेज तब कन्वे होगा जब नीतीश कुमार के तबका में, उनके सामाजिक आधार में लगेगा कि बीजेपी चुनाव के बाद कोई खेल कर सकती है, तो वो गैर यादव ओबीसी और जो पिछड़े ईबीसी का जो वोट है राणा यशवंत जी, वो हो सकता है तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट करे। तो बीजेपी दो धारी तलवार पे चल रही है। इधर कुआं आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। नीतीश कुमार को लेते हैं तो उनकी जो छवि इन दिनों जो डेवलप हुई है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, नहीं लेते हैं तो उनका जो सामाजिक आधार है वो बिदकने की संभावना है। तो ये देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ती है। हालांकि अमित शाह के बयान को भी आपको गंभीरता पूर्वक लेना होगा, कोई क्योंकि छोटे मोटे नेता नहीं है। और ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी की दिल ख्वाहिश है कि इस बार उनका कोई कार्यकर्ता, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं, उसी तरह बिहार में भी कोई उनके पार्टी का कार्यकर्ता या विधायक बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो। 2005 से सरकार में बीजेपी है। 1.5 2 साल का वकफा मैं छोड़ दूं, 15-15 महीने तो 30 महीने, तो बीजेपी और आरजेडीयू की सरकार बिहार में पिछले 20 साल से चलती रही है। और बीजेपी की तकलीफ वही है जो ऋषि कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी उनका कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सका या बीजेपी के हाथ में सरकार की कमान नहीं आ सकी। नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर के सवाल बार बार उठता रहता है और ये विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ज्यादा हमलावर हो गए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को हमेशा से दबाने और हाशिए पर रखने की कोशिश की है। अमित शाह का ये बयान जरूर मायने का है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय किया जाएगा। हालांकि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जा रहा है। अगर आप चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है ये तय होने का स्पेस देते हैं तो जेडीयू के भीतर असंतोष भड़केगा। जेडीयू आपके साथ आगे नहीं जा सकता है। जेडीयू कमान आज की तारीख में संजय झा के पास है। संजय झा कभी बीजेपी के नेता रहे, अरुण जेटली के बड़े खासम खास रहे, वो जेडीयू में आए और आज कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो एक पार्टी के फैसले के स्तर पर बहुत सारी चीजें जो वो कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग बनाने के लिए तो काफ़ी है, ये मान करके आप चल सकते हैं। लेकिन पार्टी हित में बाकी भी लोग वहाँ हैं और वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोग हैं, जो ये नहीं चाहें कि आप जेडीयू के हितों की कुर्बानी दे करके अपने हित साध ले जाएँ, वो नहीं हो सकता है। तो क्या ऋषि अब आपको ये लगता है कि टिकट का बँटवारा एनडीए के भीतर कोई घमासान पैदा करेगा या बीजेपी आसानी से सबको साध ले जाएगी? देखिए एक बात आप ये बात समझ लीजिए, जब जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, सिवान आए, सिवान से पहले कई बार बिहार आ चुके हैं, ये 5वां या 6ठा दौरा था नरेंद्र मोदी जी का। तमाम बिहार के पत्रकार या बिहार को जो जानते हैं ये कयास लगाते रहे हैं या एक मतलब एक पिक्चर बनाया जाता रहा है कि इस बार कम से कम नरेंद्र मोदी आएंगे तो नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो मतलब एक संशय का बादल है उसको मतलब दूर छाट देंगे। करेंगे कि हुँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और इन्हीं के लीडरशिप में चुनाव होगा। लेकिन सिवान में भी आपने देखा नरेंद्र मोदी इसको लेकर कुछ उन्होंने कहा नहीं। तो जेडीयू का जो परेशानी है, चाहे संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, इन लोगों की जो समस्या है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके चेहरों को लेकर जो एक मतलब कंफ्यूजन है वो दूर किया जाए। इसमें संजय झा अभी तक असफल रहे। संजय झा की जिम्मेवारी दिल्ली में यही थी ना, हुँ, बीजेपी जेडीयू के बीच में ब्रिज का काम चीनी। करना। हुँ, और जेडीयू आप 2005 से अब तक के राजनीति को देखिए तो हमेशा नीतीश कुमार ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। ये हुँ, पहली बार चुनाव होगा और अभी तक जब जब हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक
का ये मतलब जेडीयू के लिए परेशानी का सबब है कि नीतीश कुमार को लेकर क्लियर पिक्चर नहीं है कि इनके लीडरशिप में चुनाव होगा और चुनाव एनडीए एनडीए जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। हम्म। दूसरी तरफ चिराग पासवान जैसे अलायंस पार्टनर हैं जिसपे नीतीश कुमार विश्वास नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं आप, कि नीतीश कुमार के साथ जो वादा खिलाफी करते हैं उनको कभी नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं। दूसरी हम्म। तरफ आप देखिए दो दो बड़े जो दलित चेहरा है, जीताराम मांझी और क्या कहते हैं चिराग पासवान के बीच में कैसे रिलेशन है। आपने गया उपचुनाव में देखा, चिराग पासवान प्रचार करने तक नहीं गए जीताराम मांझी के लिए। तो ये एनडीए में संकट के बादल है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि एनडीए को एज रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर कितना और किस गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, जहां हम्म। का मैं रहने वाला हूं मुजफ्फरपुर शहर से हम्म। प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है डॉक्टर एके दास, जो कायस्थ समाज से आते हैं और मुजफ्फरपुर शहर में कायस्थ समाज की बहुलता है और हम्म। बीजेपी का कोर वोट बैंक है। यदि डॉक्टर एके दास गंभीरता पूर्वक चुनाव लड़ गए तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी बीजेपी का। का होगा। हम्म। इसी तरह प्रशांत किशोर जिस सामाजिक आधार को साधते हुए उम्मीदवार देंगे रानासबंद जी, उस गठबंधन को उस नुकसान गठबंधन का होगा। नुकसान होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई, जैसे राजद का एमओआई है, बीजेपी एनडीए बिल्कुल का सही है। बिल्कुल फॉरवर्ड सही, बिल्कुल ईबीसी सही। तमाम, इनका कोई ऋषि सामाजिक जो कह रहे अपना हैं, मैं आधार आपको नहीं समझा है। दें कि जी भारतीय राजनीति में जाति जो है वो आपके खड़ा होने बढ़ने का एक बड़ा आधार है। प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल वे राजनीति बिहार में कर रहे हैं, जिसका कोई जातीय आधार नहीं है। बिहार का विकास, बिहार की बेहतरी, बिहार की तरक्की और पिछले 30-35 वर्षों में बिहार का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान करने वाले नेतृत्व और नेता को आप हाशिए पर डाल दीजिए। ये आदर्श स्थितियां हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए नहीं। और ऋषि वही कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपना समीकरण बनाया है, जहां भी वो अपने जीतने के लिए जिस व्यक्ति को टिकट देंगे, जाहिर स्थानीय स्तर पर वो जातीय समीकरण ज्यादा सक्रिय और कारगर होगा। और जिस किसी की स्थिति वहां उस समीकरण में मजबूत होगी, उसका नुकसान होगा। जैसे मुजफ्फरपुर कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर में कायस को टिकट दिया है तो वहां कायस का नुकसान है। जहां यादव को टिकट देंगे, यादव का नुकसान होगा। जब मुसलमान को टिकट देंगे, मुसलमान का नुकसान होगा। जब ब्राह्मण को देंगे, तो अब ये प्रशांत किशोर दोनों तरफ हैं। उनको अपनी जीत के लिए जहां उनको फिट बैठता है, जिसको टिकट देना उसको देंगे। ऋषि ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के चलते दोनों तरफ कितना नुकसान होता है, वह भी नतीजे में यानी संख्या को बहुत हद तक तय करेगा। और सरकार बनाने की स्थिति में प्रशांत किशोर की बिल्कुल। लड़ाई बहुत हद तक तय करेगी कि किसको उन्होंने कितनी रियायत दे दी है और किसको उन्होंने कितना नुकसान पहुंचा दिया है। ऋषि, आज चूंकि चिराग पासवान पर चर्चा थी, लेकिन हम चाहते हैं कि कल जब हम चर्चा करें तो प्रशांत किशोर, उनका चुनाव अभियान, उनकी चुनाव रणनीति, उनके कैंडिडेट और बिहार में जो लगातार वो घूम रहे हैं, अभी भी 4 महीना घूमेंगे और पिछले 2 वर्षों तक उन्होंने यही घुमक्कड़ी की है बिहार में, उसका क्या बना है और उससे उन्होंने अपनी ज़मीन कितनी मजबूत की है, कल की चर्चा में ऋषि। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि दर्शकों को क्लैरिटी मिली होगी। आप इस चैनल के साथ जुड़िए। बिहार के चुनाव पर एक लंबी चर्चा, मायनेदार चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। आंकड़े, समीकरण आपके सामने रखेंगे और जो सूरत बन रही है, जो माहौल ज़मीन पर महसूस किया जा रहा है, उससे आपको वाकिफ़ कराने की हम रोज़ाना कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।